जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी के लिए एक और एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट का निर्माण कार्य हुआ शुरू। डीआरडीओ के ड्रोन्स की इन्फॉर्मेशन को लीक करने के आरोप में एक व्यक्ति को किया गया है गिरफ्तार। अहमदाबाद के स्कूल्स में बॉम्ब थ्रेट वाली ईमेल्स का लिंक मिला पाकिस्तान की मिलिट्री से। फिलीपींस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने चाइनीज डिप्लोमेट्स को निष्कासित करने का किया आह्वान। और इसरो ने प्राप्त किया एक और मेजर माइलस्टोन। कल 9 मई को नई दिल्ली में इंडियन कोस्ट गार्ड ने आदित्य बिरला ग्रुप की सब्सिडरी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के साथ एक एमओयू साइन किया है। और इस एमओयू के तहत जो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है वो शिप्स के निर्माण के लिए इंडियन पब्लिक एंड प्राइवेट शिपयार्ड्स के लिए स्वदेशी मरीन ग्रेड के एल्यूमिनियम को सप्लाई करेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में इंडियन कोस्ट गार्ड एल्यूमिनियम हल के साथ आने वाली 67 शिप्स को ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है और आगे भी भारत की तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ इसी तरह की वेसल्स को इंडियन कोस्ट गार्ड की सर्विस में इंडक्ट करने की योजना है। और जो आगे भविष्य में वेसल्स इंडक्ट की जाएंगी तो उनमें स्वदेशी तौर पर मैन्युफैक्चर किए गए मरीन ग्रेड के एल्यूमिनियम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज 10 मई को जीआरएसी कोलकाता में इंडियन नेवी के लिए 8वीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की कील लेइंग सेरेमनी आयोजित की गई थी। और इन 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के स्वदेशी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए 29 अप्रैल 2019 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। और इसी परियोजना के तहत अभी तक 6 शिप्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं और जिनमें से पहली शिप की डिलीवरी अगस्त 2024 में प्लान की गई है। और जीआरएसी द्वारा बनाई जा रही है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट इंडियन नेवी की मौजूदा अभय क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स को रिप्लेस करेगी। और ये नई शिप्स कोस्टल वाटर्स में एंटी सबमरीन ऑपरेशंस, लो इंटेंसिटी के मैरीटाइम ऑपरेशंस और माइन लेइंग ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करने में सक्षम होगी। और इनको बनाने के लिए अधिकतर स्वदेशी कंटेंट का ही इस्तेमाल किया गया है। गुजरात के भरूच जिले से एक और हनी ट्रैप वाला मामला सामने आया है, जिसमें कल 9 मई को पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इस पर आरोप है कि ये पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। गिरफ्तार किए गए इस व्यक्ति की पहचान प्रवीण मिश्रा के तौर पर हुई है और पुलिस के मुताबिक इसे आईएसआई के हैंडलर द्वारा हनी ट्रैप किया गया था। और फिर जिसके बाद पाकिस्तानी एजेंट द्वारा प्रवीण मिश्रा के माध्यम से डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए ड्रोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। और इस मामले पर आगे जानकारी देते हुए गुजरात सीआईडी के एडीजीपी राजकुमार पांडियन की तरफ से बताया गया कि भरूच के पास अंकलेश्वर में एक फैक्ट्री में सीएसएल सीआईडी क्राइम ने एक सर्विलियंस को माउंट किया था। और इसी सर्विलियंस के दौरान उन्हें प्रवीण मिश्रा के बारे में जानकारी मिली और फिर उसका फ़ोन चेक किया गया और उसके फ़ोन से मिली इन्फॉर्मेशन के आधार पर प्रवीण मिश्रा के खिलाफ सेक्शन 123 ऑफ आईपीसी, आईटी एक्ट और कॉन्स्पिरेंसी ऑफेंस के तहत केस दर्ज किया गया। और जिस आईएसआई हैंडलर ने इस प्रवीण मिश्रा को हनी ट्रैप किया तो उसने अपनी पहचान सोनल गर्ग के तौर पर बताई और साथ में ये भी बताया कि वो IBM चंडीगढ़ में काम करती है। और उसने प्रवीण मिश्रा के माध्यम से भारत के डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास किया था। और प्रवीण मिश्रा पर आरोप है कि उसने डिफेंस रिलेटेड R&D फर्म्स और इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में हाईली कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। और सीआईडी ने मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले टिप के आधार पर ही जांच शुरू कर दी। और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ने व्हाट्सएप के माध्यम से इस प्रवीण मिश्रा को कॉन्टैक्ट किया था। और ऑफिशियल्स की तरफ से भी बताया गया कि केवल प्रवीण मिश्रा ही नहीं बल्कि आईएसआई ने और भी कई सारे लोगों को टारगेट किया है जो कि भारत के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में काम कर रहे हैं। और इन हनी ट्रैपर्स द्वारा खास तौर पर उन लोगों को टारगेट किया गया है जो कि भारत के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं। और बता दें कि जो प्रवीण मिश्रा है वो हैदराबाद के एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे और वो ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के साथ काम करती है। और आईएसआई हैंडलर ने प्रवीण मिश्रा के ऑफिस के सर्वर में एक मालवेयर को इंस्टॉल करने का भी प्रयास किया था। और इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल उन ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है जो कि व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से उस पाकिस्तानी ऑपरेटिव के साथ टच में थे। और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सीआईडी को आर्म्ड फोर्सेस, डीआरडीओ, एचएएल और मिसाइल सिस्टम के R&D से जुड़े हुए मौजूदा और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को लेकर सतर्क किया था कि जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी से वो उनका इस्तेमाल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए कर सकती है। और कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पाकिस्तानी एजेंट्स थे वो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। और शायद ऐसा लग रहा है कि जब से मियाँ चनू वाला मामला हुआ है तब से पाकिस्तान की दिलचस्पी कुछ ज़्यादा ही हो गई है भारत की ब्रह्मोस में। 7 मई को ईमेल्स के माध्यम से अहमदाबाद के करीब 36 स्कूल्स को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली थी। तो अहमदाबाद पुलिस ने इस हमले की जांच में पाया है कि इन बॉम्ब थ्रेट ईमेल्स का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान के साथ मिला है। शुरुआती जांच में ये सामने आया था कि ये जो ईमेल्स हैं ये रशियन डोमेन से ओरिजिनेट हुए हैं, खासतौर पर तहदील@mail.ru ईमेल एड्रेस से। लेकिन आगे की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान के मिलिट्री कैंटोनमेंट का कनेक्शन भी है। और इस ईमेल को वापस से ट्रेस करने पर एक व्यक्ति के बारे में पता लगा जिसका नाम है तौहीक लियाकत, जो कि अहमद जावेद के नाम से ऑपरेट कर रहा था। और इसी मामले पर एक अन्य एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात सामने आई कि ये जो व्यक्ति है
तो ये कई सारी स्पूरियस एक्टिविटीज़ में भी शामिल रहा है। और ऑफिशियल मुताबिक इस थ्रेड को भेजने के लिए जिस सर्टेन ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल किया गया था, तो वो भले ही mail.ru जैसे डोमेन से भेजी गई थी, लेकिन उसकी लोकेशन पाकिस्तान के फैसलाबाद कैंटोनमेंट एरिया में ट्रेस हुई। और इस मामले पर आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए IB, ATS, NTRO और यहाँ तक कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि RNAW को भी कॉन्टैक्ट किया गया। और ऑफिशियल्स का ये मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह की धमकियां केवल लोगों के अंदर डर पैदा करने का पाकिस्तान का एक प्रयास है। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान इस तरह के प्रयासों में सफल नहीं हो सकता है। वैसे एक और अपडेट है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि POK में पाकिस्तान के फ्रंटियर कोर और रेंजर ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन के खिलाफ POK के स्थानीय लोगों से एक कड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो POK में किस तरह से ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन करने में लगी हुई है, जिसके चलते वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री से काफ़ी परेशान हैं और उसका वो विरोध भी करते रहते हैं। तो अपनी इसी ह्यूमन राइट्स वॉलेशन वाली एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हाल ही में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में वहाँ के लोगों को शेलिंग और फायरिंग के माध्यम से टारगेट करने का प्रयास किया। लेकिन शायद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिनको वो टारगेट कर रहे हैं तो वापस से उन पर अटैक भी कर सकते हैं। तो हुआ कुछ वैसा ही, वहाँ के स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के फोर्सेस को ही पकड़ के पीटना शुरू कर दिया। और अभी तक पाकिस्तान द्वारा जो वहाँ के लोगों के ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन किया जा रहा था, उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा था, तो वो सारा गुस्सा पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के इन ट्रूप्स पर उतरा है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। और ये वही पाकिस्तान है जो कि UN की ह्यूमन राइट काउंसिल में बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाता है, जिसमें वो ये भारत पर आरोप लगाता है कि भारत कश्मीर में लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, वहाँ पे अत्याचार कर रहा है वगैरह वगैरह, जबकि सच्चाई हमेशा इसके विपरीत ही होती है, जो कि आप POK के इस लेटेस्ट इंसिडेंट से भी देख सकते हैं। और वैसे POK के लोगों का जो एक गुस्सा है खास तौर पर इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि वो एक तरफ देखते हैं कि कैसे भारत के पास जो जम्मू कश्मीर है वो कितनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो POK है उसकी हालत अब पहले से भी और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और इस सबके पीछे जिम्मेदार है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की आर्मी। बाकी POK के लोगों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है तो उसको पाकिस्तान की मीडिया कभी भी नहीं दिखाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मीडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट तो यही कहती है कि पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनकी सच्चाई बताने वाले नागरिक, पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया को साइलेंट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को फिलीपींस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने चीन के साथ लगातार बढ़ते हुए क्षेत्रीय तनाव के बीच चाइनीज डिप्लोमेट्स को निष्कासित करने का आह्वान किया। और निक्की एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने फिलीपींस मिलिट्री ऑफिशियल के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में बात कही है। और ये रिपोर्ट भी उस इंसिडेंट के बाद आई है जब सप्ताह भर पहले चीन ने ह्यूमैनिटेरियन मिशन में शामिल फिलीपींस की एक वेसल पर वाटर कैनन से हमला किया था और उसके क्रू को हरास करने का प्रयास किया गया था। और फिलीपींस ऑफिशियल्स ये भी मानते हैं कि जो चाइनीज़ एम्बेसी है वो बार बार मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन इन सभी को फैलाने में शामिल रही है। वैसे अगर आपको चीन की स्पैम कैंपेन के बारे में डिटेल में जानना है तो डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप पर एक स्पेशल वीडियो सीरीज इस पर ऑलरेडी उपलब्ध है। आप उसके माध्यम से इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैन्युफैक्चर किए गए लिक्विड रॉकेट इंजन के सफलतापूर्वक हॉट टेस्टिंग को कंडक्ट करके एक मेजर माइलस्टोन को प्राप्त किया। और इसरो के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो टेस्टिंग है ये कल 9 मई को आयोजित की गई थी। और इसके लिए जो इंजन इस्तेमाल किया गया था वो PSLV अपर स्टेज का PS4 इंजन था। और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जो इस PS4 इंजन को रीडिज़ाइन किया गया है तो ये 97% तक के रॉ मटेरियल्स को सेव करेगा और साथ ही साथ इसका जो प्रोडक्शन टाइमिंग है वो 60% तक कम हो जाएगा। यानी कि अब और भी कम समय में हम इस इंजन को प्रोड्यूस कर सकेंगे। और इस इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडियन इंडस्ट्री में ही की गई है। बाकी अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के साथ एक नई मुठभेड़ शुरू होने की रिपोर्ट सामने आई है। बाकी अभी ऑपरेशन जारी है और इस पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। और इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। क्विक अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। बाकी एक और अपडेट है कि अभी हाल ही में रशिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका पर जो आरोप लगाया गया था कि अमेरिका भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है, तो इस पर अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया आई है जिसमें उन्होंने रशिया के इन आरोपों को खारिज किया है। और US के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिका भारत के इलेक्शंस में किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2007 में 11 असम राइफल्स के राइफलमैन P विशिहो वीरगति को प्राप्त हुए थे। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि कारगिल युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से।
बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।